खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की इंडियन भारत का सामान्य भूगोल की जो क्लासेस चल रही थी उसी के क्रम में आज हम लोग की 21वें नंबर की वीडियो है, याद रखिएगा। और चैप्टर है प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्षेत्र रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको बताया गया था कि ये हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर इससे पहले वाली क्लास को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और आज जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, यानी इसका जो है भारत में ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। बताए थे आपको कि अगर किसी भूखंड का ये जैसे मान लीजिए जमीन है, इस जमीन के 3 ओर अगर जल रहा है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, यानी ये स्थल क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय स्थल कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखेंगे आप, जल है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, वो है तो समुद्र, लेकिन इधर इस जल के 3 ओर स्थल है, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, तो ये क्या कहलाएगा, ये खाड़ी कहलाएगा, ठीक है। यानी वो जल क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विषय में हम लोग जानेंगे। आप जानते होंगे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, तो 9 राज्यों की राजभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। और तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में कॉमन कौन सा है, तो तमिलनाडु जो है दोनों में कॉमन है। आइए इस क्लास के विषय में देखा जाए। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र याद रखिएगा खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जानते होंगे चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। चाणक्य अर्थशास्त्र में कहता है कि हमेशा दक्षिण पथ की ओर यात्रा करना चाहिए। उससे क्या होता है, खनिज मिलते हैं, जैसे दक्षिण भारत में खनिज ज्यादा मिलते हैं, उत्तर पथ की ओर राय नहीं देता था, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के विषय में देखा जाए, वन लाइनर फॉर्म में देखा जाए, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो भी लाए गए हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखा जाए पृथ्वी की उबड़ खाबड़ का वह क्षेत्र जो 500 मीटर से 800 मीटर की ऊंचाई में हो, वो जो है याद रखिएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की उबड़ खाबड़ का वह क्षेत्र जो 500 से 800 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र का हो, वो पठारी क्षेत्र, यहाँ क्या हो जाएगा, पठारी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। भारत में पठारी क्षेत्र का भाग गोंडवाना क्षेत्र है, जिसकी संरचना त्रिभुजाकार है, आप याद रखेंगे। पठारी क्षेत्रों में भारत में 5 भागों में बांटा गया पठारी क्षेत्रों को। पहला दक्कन का पठारी क्षेत्र, दूसरा याद रखिएगा दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा केंद्रीय पठारी क्षेत्र, चौथा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र और 5वां पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप चित्र देख रहे होंगे और चित्र से भी क्लियर है, हम लोग शुरू करेंगे। पहला जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विषय में पहले, फिर उसके विषय में आगे हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसमें प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। पहला, दक्कन का पठार का आकार त्रिभुजाकार आकृति का है, याद रखेंगे आप, ठीक है। दक्कन पठार बेसाल्ट चट्टान का बना होता है, जिसमें काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। काली मृदा कैसे बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से। सीढ़ीनुमा आकृति को पूछा हुआ है प्रश्न, सीढ़ीनुमा आकृति को ट्रैप कहा जाता है। दक्कन पठार के अंतर्गत कर्नाटक का पठार भी आता है, जिसका पूर्वी भाग मैसूर का पठार तथा पश्चिमी भाग बाबा बुदन पर्वत के नाम से जाना जाता है। बाबा बुदन पर्वत धारवाड़ जिला कर्नाटक में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख चोटी है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ऐसे करके एक ये भी नाम रहेगा, आपको इसमें से चॉइस खोजना होगा। या सीधे पूछा जा सकता है कि लौह अयस्क के लिए भारत का कौन सा जिला या कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, और ये भी ऑप्शन दे देगा, इसलिए यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र के पालनी पर्वत, तमिलनाडु अन्नामलाई पर्वत, केरल में नीलगिरी पर्वत, कड़िमाम पर्वत केरल तमिलनाडु की सीमा पर आता है, ठीक है। यानी दक्षिण भारत में पर्वतीय क्षेत्र के पालनी पर्वत तमिलनाडु में, अन्नामलाई पर्वत केरल में, नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु में, कड़िमाम पर्वत जो है केरल तमिलनाडु के सीमा में आता है। केंद्रीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत विंध्याचल पठार, सतपुड़ा पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, मेवाड़ पठार आदि आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक का पठार है, जिससे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, नर्मदा नदी व सोन नदी निकलती है, ठीक है। विंध्याचल का पठारी क्षेत्र बिहार से गुजरात तक जो है ये फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत को
भारत का विभाजक कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है। ठीक है, कुछ कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर की ओर पूरे भारत को उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में बांटता है। ठीक है, नर्मदा नदी के विषय में भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी भी, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और अमरकंटक के पठार से सोन नदी भी निकलता है। याद रखिएगा, सोन नदी पटना को चली जाती है और नर्मदा नदी गुजरात को जाती है। तो कहा जाता है नर्मदा नदी भी क्या करती है, भारत का जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत में विभाजन करती है और विंध्याचल पर्वत भी क्या करता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजक कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण भारत में बांटता है। विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा पर्वत अमरकंटक से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत से अमरकंटक नदी निकलती है। ठीक है, महादेव पर्वत की चोटी का नाम धूपगढ़ चोटी है, 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या लगाएंगे आप, धूपगढ़ चोटी। किस पर्वत की है, तो महादेव पर्वत की है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश राजस्थान के अंतर्गत आता है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, जिस पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंचमढ़ी स्थित है, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से एक है। ठीक है, पंचमढ़ी पूछा जाता है कि पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पंचवटी आपके एग्जाम में पूछे तो पंचवटी कहाँ है, नासिक में है, महाराष्ट्र में है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें, ये ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। और ये टेस्ट सीरीज आपको, अब जो समय इतना कम बचा है, ये इसमें टेस्ट सीरीज एमसीक्यू हल करना चाहिए, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। और इस टेस्ट को खरीद के 350 से ऊपर टेस्ट है, सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज है, आपको कई बार उसको हल करना चाहिए। एग्जाम में जीएस पेपर के स्कोर को निश्चित ही बढ़ाएगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, प्रश्नों के जो 4 ऑप्शन आते हैं उसको खारिज करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज को आपको ले लेना चाहिए। हमारे द्वारा निकाला गया ये 2 पुस्तक है, ये ऑनलाइनर फॉर्म में, याद रखिएगा, एकदम आयोग के सिलेबस के अनुसार दिया गया है। इसको एक चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें से एक चैप्टर का एमसीक्यू हल करना चाहिए। ये भी आपके इस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेगा, आपके नंबर को बढ़ाएगा, स्कोर को बढ़ाएगा। इस पुस्तक के विषय में बता दें कि बिखरे हुए चुनिंदा प्रश्नों को इसमें संगठित किया गया है, तथ्यों को संगठित किया गया है। ये 2 से 6 यूनिट तक है, हिंदी माध्यम से है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से, याद रखिएगा। इसमें 50 चैप्टर दिए गए हैं। और दूसरा इसमें कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाने तथ्यों पर आधारित है। ये 1.5 साल लग गया लगभग मुझे इस पुस्तक को तैयार करने में। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। सिलेबस जल्द खत्म और रिवाइज करने का सबसे असरदार विकल्प इस समय आपको ये है, समझ लीजिएगा। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद इसमें भी 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अपडेटेड तथ्य है और यूनिट 2 से 6 तक इसमें हिंदी माध्यम से है। आपको इस वीडियो में लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां से डायरेक्ट आप पुस्तक मंगा सकते हैं। सभी पुस्तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कम समय में आप तक जो है पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे मालवा पठार। मालवा पठार सबसे महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केवल इटावा में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी चंबल नदी पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहां बहता है, केवल इटावा में बहता है और जाके जो है वो यमुना में मिल जाता है, याद रखिएगा। और मालवा का पठार सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जिला इटावा में। ठीक है, पूछा जा सकता है बब्बर सफारी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश में बब्बर सफारी कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चंबल नदी इटावा में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी पर राणा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है। पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर कौन सी बांध है, राणा सागर बांध, दूसरा जवाहर सागर बांध और तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगा जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। मालवा के पठार में बंजर भूमि की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ मृदा अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। बंजर भूमि को भौगोलिक भाषा में उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, यानी 3 जिला झांसी मंडल में, महोबा, पान नगरी है महोबा, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट, यानी 4 जिला चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। यानी कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कुल जो है 7 जिले आते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे बुंदेलखंड के पठार से 2 प्रमुख नदियां केन नदी और बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, झांसी जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत माता टीला बांध है और बेतवा नदी पर स्थित है।
भारत का 90% कोयला गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज संसाधनों का भंडार मालवा के पठार को कहा जाता है। पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार आता है। लौह अयस्क तथा अभ्रक का लगभग 60% भाग छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि याद रहे, यहाँ पे या लिख दिया हमने, याद रहे नागपुर महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र की मुंबई के बाद दूसरी राजधानी है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार पूछा गया तो कहाँ है, झारखंड में। याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में है। और कोयले का भंडार भी सबसे अधिक वहीं पे है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत राजमहल क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र तथा रांची पठार क्षेत्र आता है। भारत का खनिज का हृदय जो का छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, यानी छोटे नागपुर के पठार को भारत के खनिज का हृदय कहा जाता है। ठीक है, भारत का रूर नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, और भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र को कहा जाता है। रूर नदी जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में एक नदी है जिसका नाम रूर है, जिसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह भारत में कोयला नदी या जीवाश्म नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की शुक नदी भी दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूर नदी की तुलना भारत में किस नदी से की जाती है, तो दामोदर नदी से की जाती है। दामोदर नदी कहाँ की, किस राज्य की शुक नदी है, तो पश्चिम बंगाल की शुक नदी है। ठीक है, जीवाश्म सबसे अधिक लेकर ये बहती है। नेक्स्ट देखेंगे दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सीमा राज्यों में फैला हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात याद रखिएगा, चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में, उसकी बात नहीं हो रही है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर स्थित है, जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ भी दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बैलाडिया। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र में लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। जयंतिया पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत मेघालय राज्य में आती है। ठीक है, पूछा जाता है, आप एग्जाम में देखे भी होंगे कि जो है पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी जो है मेघालय राज्य में नहीं पाया जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, पहला जयंती पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। ठीक है, तो आपको छाटना होगा, मिकिर पहाड़ी नहीं पाया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, ठीक है, जो खासी पहाड़ी मेघालय में है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एग्जाम में आता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह लद्दाख राज्य में है। मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी है, जो गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, जो गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है। गारो खासी जनजाति भी है, भी मेघालय में है, गारो खासी जनजाति है, अलग है। ये गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, ये जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं तक इसको कर दिया गया। ये पुस्तक आप ले सकते हैं, ये आपके नंबर को बढ़ाएगा, आपके एग्जाम में जो है ये खारिज करने के, ऑप्शन को खारिज करने की क्षमता को बढ़ाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूअस देखते होंगे तो आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, इसे अपने ग्रुप में शेयर भी करना चाहिए। पुस्तक यदि मैं दिखाना चाहूँ, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है इसके एमसीक्यू को हल करेंगे, आप महसूस करेंगे कि कंटेंट आपको धीरे धीरे याद हो रहा है। इसमें 50 चैप्टर है, हिंदी इंग्लिश माध्यम है, एक सिर्फ हिंदी माध्यम से 2 से 6 तक है, और बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार लगभग 1.5 वर्ष लगा मुझे इसे तैयार करने में। आप देख रहे होंगे ऑनलाइन फॉर्म में है, ये भी आपके नंबर को बढ़ाएगा, आपकी जो है जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, वीडियो में इसका लिंक दिया गया है, और जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।